Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the techniques of scientific management. अभी तक हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ रहे थे टेलर का, आज अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब उन्होंने चूंकि एक एज ए इंजीनियर के रूप में उन्होंने वर्क किया था, एज ए मतलब एज ए मशीनिस्ट के रूप में भी वर्क किया था, एज ए चीफ इंजीनियर के रूप में भी वर्क किया था उस कंपनी में टेलर ने। तो उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस था, इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक की बात भी की, और वो साइंटिफिक टेक्निक जो थी यानी कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से, कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकल तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की है। टू पुट साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू प्रैक्टिस, F.W. टेलर डेवलप द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ मैकेनिज्म फोरमैनशिप मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म उन्होंने बनाए थे। पहला उन्होंने किया था फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप, इससे पहले जो सिस्टम था उसमें फोरमैनशिप की बात नहीं की गई है। इस तरह के टेक्निक्स की बात जो है फ्योल साहब ने नहीं की थी। हेनरी फ्योल ने सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। लेकिन यहां पर डिवीजन हो गया, वर्क का डिवीजन हो गया, क्लियर, सही है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सही है। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस आ गया, सही है। लेकिन उन सब में अब हमको जो फंक्शन हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उस फंक्शन का फोरमैनशिप होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर इंचार्ज होना चाहिए उस फंक्शन का, और उसमें भी एक कैटेगरी बनना चाहिए, उसमें अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लोगों को असिस्ट करना चाहिए। तो जब अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लोगों को जब हम असिस्ट करते हैं तो इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको अथॉरिटी भी उनको मिल जाती है, और इस तरह से जो टाइम जो वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, और हर एक चीज का पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन भी रहता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर सजेस्टेड दैट स्पेशलाइजेशन शुड बी इंट्रोड्यूस एट द सुपरवाइजरी लेवल। यानी कि इससे पहले आपने स्पेशलाइजेशन की बात जब किया था तो सिर्फ आपने सेकेंड लेवल जो आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट था वहां पे स्पेशलाइजेशन की बात की थी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड स्पेशलाइजेशन। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो स्पेशलाइजेशन है वो सुपरवाइजरी लेवल पर भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। वो चूंकि सुपरवाइजरी लेवल में आपके फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, तो उस फोरमैन और सुपरवाइजर में भी जो क्या होने चाहिए उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन, उसमें भी कैटेगराइज उसको भी किया जाना चाहिए। Here commanded functional foremanship. For this purpose, functional foremanship states that the task of supervision is divided into several specialized functions and each function is entrusted to a specialist foreman. देखिए जितने भी फंक्शन है उसको डिफरेंट कैटेगरी में क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, और हर एक कैटेगरी का अलग अलग हेड होना चाहिए। जैसे सिंपल में आप समझिए कि अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है, सपोज करिए कि आपका कपड़े का प्रोडक्शन यूनिट है, तो शर्ट अगर बन रहा है, पैंट बन रहा है, तो शर्ट में आपके जो लेंथ है क्लॉथ का उसकी कटिंग होनी हो। अगर शर्ट बन रहा है तो शर्ट के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग होनी हो, कट के उसको नेक्स्ट जो आपका अब प्रोडक्शन का काम चल रहा है, यानी कि पहला क्या होगा, टेलर जो होगा वो साइज नाप करके उसकी कटिंग करेगा कि ये 40 नंबर का साइज बन रहा है, ये 30 नंबर का साइज शर्ट बन रहा है, ये 42 नंबर का साइज का है,
ये 39 नंबर का साइज है, ये 38 नंबर का साइज है। तो अलग अलग साइज के हिसाब से वो क्या करते हैं, उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये पहला वर्क हुआ, यानी कि इस जो जहां पे कटिंग का जो फंक्शन है, यहां पर एक फोरमैन होना चाहिए। सेकेंड वे में जहां पे स्टिचिंग हो रही है, वहां पे एक फोरमैन होना चाहिए, यानी कि स्टिचिंग वाले में ढेरों लोग इंप्लाई स्टिचिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, वहां पर एक सिलाई का एक फोरमैन होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो ऐसे ही अब आगे में जब सिलाई हो जाता है या इंटरलॉकिंग होती है, जो भी है इंटरलॉकिंग, स्टिचिंग, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वाले में आप जाएंगे तो उसमें काज और बटन की बात होगी। बटन लगाने वाला वहां पे एक फोरमैन हो, वहां पे आयरनिंग हो रही है, आयरनिंग पे एक जगह फोरमैन हो, ठीक है। फिनिशिंग देना हो, कहीं धागा वगैरह हो, तो धागा को है तो कई धागे हो गए को काटने वाला, वहां पर एक सिस्टम हो। आयरनिंग में हो गया आपका फोरमैन। पैकेजिंग में हो, जहां पैकेजिंग हो रहा है उसका, वहां पे फोरमैन हो। और गोडाउन में पहुंचाने का जो वर्क हो रहा है वहां पर भी फोरमैन। तो ये आपके एक प्रोडक्शन यूनिट में इतने ढेर सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग फोरमैनशिप होना चाहिए। ये टेलर ने कहा कि हम एक ही फोरमैन को हम सारे प्रोडक्शन यूनिट का हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इससे क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। जब हर जगह की क्या क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, वो हर एक चीज़ों को चीज़ मालूम रहता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, कि उसको क्या देखना है, उसको क्या करना है, उसको मालूम रहता है। तो यहीं पर फ्योल ने इस चीज़ को बताया था। एंड द फोरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, स्पेशलिस्ट फोरमैन फोर अंडर ईच डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द 8 स्पेशल फोरमैन देयर रोल फंक्शन आर एज फॉलो। अब मैं आगे ऐसे ही फंक्शन की एक प्रोडक्शन यूनिट में स्पेशल जो फंक्शन है, तो ऐसे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक प्लानिंग फंक्शन और एक प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर प्लानिंग फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन दो फंक्शन हो रहा है, तो हर एक फंक्शन में फोर फोरमैनशिप की बात की गई है कि हर फंक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए फोर फोरमैनशिप और प्रोडक्शन फंक्शन के लिए फोरमैनशिप। यहां पे देखिए एक फैक्ट्री मैनेजर है जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक। अब यहाँ पे आपका एक प्लानिंग इंचार्ज है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। अब देखिए यहीं पर, जबकि इससे पहले जो था वो यहीं पे आप फोरमैन की बात है, ये तो आपका मिडिल लेवल मैनेजर हो गया और ये आपका यहीं पे लोअर लेवल मैनेजर होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहीं पर आप सीधे फोरमैन को न रख करके या सुपरवाइजर को न रख करके आपने क्या किया, एक प्लानिंग इंचार्ज की बात की और एक प्रोडक्शन इंचार्ज की बात की। यहीं पे दो इंचार्ज आपने बना दिया। अब प्लानिंग इंचार्ज के नीचे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होंगे, रूट क्लर्क होगा, टाइम एंड कास्ट क्लर्क होगा, डिसिप्लिनेरियन होगा क्लर्क। वही प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस होगा, गैंग बॉस होगा, रिपेयर बॉस होगा, इंस्पेक्टर्स होगा। और इसके इन सब के नीचे क्या होंगे, वर्कमैन होंगे, यानी कि इनके नीचे क्या होंगे, वर्कर्स काम करेंगे जो इनको दिखाएंगे। ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी पर जरूर बनाइएगा और ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। और फंक्शनल फोरमैनशिप पे आपका केस स्टडी भी सबसे ज्यादा पूछता है, बोर्ड में भी और आपके बुक में भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फंक्शनल फोरमैनशिप, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए मैं इसके रोल ऑफ फोरमैन अंडर प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में जो फोर आपके फोरमैन थे, जिसमें पहला था आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है कि ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है जो वर्कर्स काम पर आए उनको क्या करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि आपको आज क्या क्या करना है। ये काम उसका क्या करना है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। तो वर्कर्स आते ही उनको मालूम चल जाएगा कि आज उनको क्या क्या करना है। सेकेंड होता है रूट क्लर्क, स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है कि रूट क्लर्क का काम
जो प्रोडक्शन का रूट होता है कि आप कैसे कैसे प्रोडक्शन करेंगे, यानी जैसे मैंने बताया ना कि पहले क्लॉथ की आप नंबर वाइज जो क्लॉथ होगा उसकी कटिंग होगी, जैसे टेलर कटिंग करते हैं ना, पहले कपड़े की कटिंग करते हैं फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं। तो वैसे ही अगर पहले स्टेप पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे क्या होगा, ये आपको बताता है, रूट क्लर्क बताता है, स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन, ये बताता है ये। नेक्स्ट आपका टाइम एंड कास्ट क्लर्क, तो प्रिपेयरिंग टाइम एंड कास्ट शीट, और ये क्या है कि टाइम एंड कास्ट क्लर्क का काम क्या है कि वो टाइम टेबल बनाता है वर्क का कि ये इतना वर्क है, इसको इतने समय में करना है। आप तो इससे क्या होता है, वर्कर्स को मालूम है कि इतना वर्क है, हमको इतने देर में हमको करना है, ठीक है। तो ये टाइम एंड कास्ट क्लर्क कास्ट शीट तैयार होता है। अगर आप उस लिमिट टाइम में कोई वर्कर्स वर्क नहीं करता है तो उसकी सैलरी कट जाएगी, और उस लिमिट टाइम में उससे अधिक अगर कोई वर्क करता है या मिनिमम कास्ट पर अधिक प्रोडक्शन करता है तो वो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसको अधिक वेजेस मिलना चाहिए। तो इसी बेस पर टाइम एंड कास्ट क्लर्क जो क्या करता है, इसी के रिपोर्ट के हिसाब से वर्कर्स की वेजेज या सैलरी क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिनेरियन, इंश्योरिंग डिसिप्लिन। ये जो क्या करता है, ये फोरमैन क्या करता है कि वर्कर्स के लिए डिसिप्लिन को तैयार करता है कि आपको कब आना है, कब जाना है, कब आपका लंच है, कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप वर्क करेंगे, काम करने के दौरान कोई फालतू का बात नहीं करेंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह का एक रूल्स बनाता है डिसिप्लिनरी, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। तो एक डिसिप्लिनेरियन क्लर्क होता है इसी के अंडर में, आपका प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा किया जा सके टाइमली। ऑलरेडी हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो ऑलरेडी उन्होंने प्रिंसिपल दिया है डिसिप्लिन का। यहां पर उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन का प्रिंसिपल होना ही ठीक नहीं है। डिसिप्लिन एक्चुअली होना कहां चाहिए, डिसिप्लिन एक्चुअली होना चाहिए जहां पे वर्क फंक्शनाइज हो रहा है, उस जगह पे आपका डिसिप्लिनियर एक क्लर्क होना चाहिए जो उस डिसिप्लिन के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करा सके। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ फोरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। ये तो हो गया प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में, और ये हो गया आपका प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में। तो प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करेंगे तो पहला होता है इसमें स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस चेक करता है कि जो वर्क मिला हुआ है उसको, जो टास्क मिला हुआ है वो उसको टाइमली और एक्यूरेट टाइम पर उसको कंप्लीट किया जा सके with optimum utilization of resources at minimum cost, with optimum utilization of resources at minimum cost, ठीक है। तो ये टाइमली उसको, इसलिए काम को किस रफ्तार से करना है, किस स्पीड से करना है, वो आपका स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट आपका है गैंग बॉस, कीपिंग मशीन एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। इसका काम क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड जो भी टूल्स और मशीन्स है, ठीक है, टूल्स या मशीन्स है, उनको एकदम प्रोडक्शन के लिए एकदम रेडी करके रखना है, जिससे कि वर्कर्स आए तो वो ये ना कर सके कि यहाँ पर मशीन खराब है, ये वर्क है, ये टूल्स नहीं है, कैसे काम करें हम। तो इस तरह की बहानेबाजी से वर्कर्स बचा रहे और वो एकदम रेडी रहे, हाँ यहाँ से मशीन सही है, तुरंत काम स्टार्ट। तो ये गैंग बॉस का काम है। नेक्स्ट आपका है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जो भी वर्किंग कंडीशन है मशीन या टूल्स का, उसको क्या करना है, उसको अवेलेबल कराना है, इंश्योर करना है कि वो सही है या नहीं सही है, इसकी रिपोर्ट उसको देना है। अगर वो खराब है तो उसको तुरंत इंजीनियर को बुला करके उसको क्या करेगा, सही करवाएगा। इसकी इंश्योरिंग करना कि ये मशीन सही है, इस पे वर्क करना है तो ये मशीन सही है, अगर खराब है तो उसको तुरंत सही कराए। ये काम आपका रिपेयर बॉस का है। लास्ट में आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है वर्क का इंस्पेक्शन करना, जो वर्क का इंस्पेक्शन थॉरोली करेगा
जिससे कि क्या है, वर्क टाइमली, और वर्क का सिर्फ इंस्पेक्शन करना नहीं है, वर्क की क्वालिटी को भी चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, वर्क हो रहा है कि नहीं, इस चीज का इंस्पेक्शन करना भी, ये आपका इंस्पेक्शन का काम आपका कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है। जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, तो उसमें कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, आपके एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस का कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल टेक्निक्स, वो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये है क्या? टेलर ने कहा था कि किसी भी वर्क का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक एक्चुअल उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए कि कौन सा वर्क किस तरह से होगा, कितने टाइम में होगा, तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि अगर ये है प्रोडक्शन हो रहा है तो अगर ये इसी साइज का होना चाहिए, इतना फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, इतना ब्रीथ होना चाहिए, इतना लेंथ होना चाहिए, इस पर ये क्वालिटी फिनिशिंग होनी चाहिए, और इसका वेट इतना होना चाहिए। ये इसका जो भी इसका शेप, साइज और वेट जो भी इसका डिसाइड किया गया है, जो भी इसका डेंसिटी डिसाइड किया गया है, वॉल्यूम डिसाइड किया गया है, वो सारी चीजें ही उसका असली स्टैंडर्ड होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि टेलर ने कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज। एज एग्जाम्पल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशंस, ये सब हुआ आपका स्टैंडर्डाइजेशन। कि जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हम किस चीज का करेंगे, रॉ मटेरियल का, मान लीजिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस से हम वर्क करें उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस है तो उसमें मशीन जो होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो इनकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, उस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उस वर्क में। जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, उस रॉ मटेरियल का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम में उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का एक टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि व्हाट शेप एंड साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। मशीनरी जो है यूज हो रहा है, वो मेथड जो यूज हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, ठीक है। ये एंड वर्किंग कंडीशन, जो जहां पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो वहां पे एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, खुशनुमा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें वर्कर्स वर्क कर सके। तो क्या करना चाहिए इसके लिए उन्होंने कहा कि टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिफाइन होना चाहिए कि प्रोडक्ट कितना वेट, साइज और उसका वजन है। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, यानी कि अगर आप गुड्स का स्टैंडर्ड अगर आप फिक्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें यूज किए जाने वाले मटेरियल का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मशीन्स, इसके साथ ही जो वर्कर्स उस पे वर्क कर रहे हैं उस गुड्स को बनाने में, उस वर्कर्स का भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वो भी एक स्पेशल टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए उसके पास, और साथ ही मशीन जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन में उसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड टू इस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंटरचेंज एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई
मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है तो उसको हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर सके। इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम वेस्ट होता है कि कभी मान लीजिए कोई चीज़ कहीं गड़बड़ हो गई तो हम उसको तुरंत एक दूसरे से इंटरचेंज करके हम उसको फिर से बना दें। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अब ये तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया यहाँ तक जहाँ मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ तक आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ के बाद से आप सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब अनावश्यक प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बनाया इस साइज का और दूसरा आपने बनाया इस साइज का। अब यहां पे ऐसे देखेंगे तो दोनों सेम साइज के हैं नहीं, तो एक आपने इस साइज का बनाया और एक आपने इस साइज का बनाया, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। इसका वेट कुछ और है, इसका वेट कुछ और है, और आपने अगर इसको बनाया तो इसका वेट कुछ और है। यानी कि डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का एक शेप, एक साइज, एक पर्टिकुलर वेट, उसी रेंज में सारे प्रोडक्शन होने चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। और जब ये चीजें आपके सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, इससे क्या होता है कि लेबर का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर, वो सेविंग होता है। मान लीजिए इससे ज़्यादा वजन का, इससे ज़्यादा बड़ा अगर लेबर बनाते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज होगा, ठीक है। मशीन्स भी उसमें ज़्यादा टाइम खर्च होंगे, टूल्स भी ज़्यादा लगेगा, तो इस तरह से उसकी सेविंग होगी। इट इम्प्लाइज रिड्यूसेस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। और ये क्या होगा, इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करता है, यानी कि जो आपके फालतू जो स्टॉक इन्वेंट्रीज होते हैं उसको रिड्यूस करता है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिनका हम यूज उस प्रोडक्शन यूनिट में करते हैं, उसका एक फुलर यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।